जय हिंद सभी दोस्तों को। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आज हम पढ़ेंगे। कक्षा 10 का चैप्टर है इतिहास का पार्ट 1। ठीक है ना। उमेश सर स्टडी क्लास यूट्यूब का चैनल है ये मेरा। चलो ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों। सभी को जय हिंद। आइए पढ़ते हैं, है ना दोस्तों। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में कब हुई थी? 1700 डेट याद रखेंगे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई क्रांतियों की श्रृंखला में फ्रांस की क्रांति यदि प्रथम नहीं थी, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से यह निश्चित ही सर्वोपरि था। इस क्रांति का उद्देश्य संपूर्ण यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराना था। क्या कराना था? निरंकुश, है ना। इस क्रांति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों, जो निरंकुश शासक थे, उनसे मुक्त कराना था। समझ गए? सन 1804 में निर्मित नेपोलियन की संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे, कर दिए थे, है ना। नेपोलियन ने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, समझिए। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये आपका फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका मुख्य कारण क्या था? जो फ्रांस था उसकी, है ना, क्रांति कब हुई थी, है ना, उसके क्या कारण थे? आइए समझते हैं दोस्तों। फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, है ना, किंतु इसका मुख्य कारण आर्थिक असमानता और राजा के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को माना जा सकता है। कैसे? आर्थिक असमानता और राजा के स्वेच्छाचारी निरंकुश, है ना, निरंकुश शासन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मन का एकीकरण कब और कैसे हुआ? जर्मन था शहर, ठीक है, उसका एकीकरण कब हुआ था, है ना? अथवा ऑटो वॉन ना बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। ठीक है, लिखते हैं, जो 2020 में भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसका है अथवा एक और है आपका, ये भी लिखा जा सकता है, जर्मन के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन के राष्ट्रपति का प्रथम, है ना, सम्राट कौन घोषित किया गया? दोस्तों इसका उत्तर है बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मन के एक महान पुत्रों में से एक था। जर्मन के महान पुत्रों में से एक था। जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। इसे जर्मन के एकीकरण का जनक, है ना, जनक भी कहा जाता है। इसमें ये गलत लिख रखा है, ठीक है ना, इसको जनक कर देना, जनक भी कहा जाता है। इसके प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाकर सर्वप्रथम स्वेस्विंग तथा हॉलस्टीन के प्रशासक पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर ऑस्ट्रिया को स्वीडन के युद्ध, ठीक है ना, क्या है, स्वीडन के युद्ध 1866 में पराजित करके उसने जर्मन राज्य को उसके प्रभाव से मुक्त करा लिया। पश्चात बिस्मार्क ने सीडन के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन जो तृतीय को पराजित करके जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया। 18 जनवरी 1817, कौन सा तारीख? 18 जनवरी 1817 को प्रशा सम्राट विलियम प्रथम महान को जर्मन राष्ट्रीय साम्राज्य का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। सन 1871 में बिस्मार्क जर्मनी साम्राज्य को प्रधानमंत्री बना। कब बना दोस्तों? 1871 में बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना। सन
1890 में जर्मन साम्राज्य केसर विलियम, याद रखेंगे दोस्तों, केसर विलियम द्वितीय से मतभेद हो जाने के कारण बिस्मार्क ने त्याग पत्र दे दिया। 31 जुलाई 1898 को 83 वर्ष की आयु में बिस्मार्क की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति के क्या कारण, ठीक है ना, क्या कारण थे, या फ्रांस की क्रांति के कारण का विस्तार का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, या फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, इनमें से किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए, है ना। देखते हैं दोस्तों, अब पढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे, है ना, क्या कारण थे। उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 5 मई 1789। याद रखेंगे दोस्तों। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जैसे राजनीतिक कारण, है ना। राजनीतिक कारण एक होता है दोस्तों सामाजिक कारण, है ना। एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले पढ़ते हैं राजनीतिक कारण, ठीक है ना। राजनीतिक कारण, फ्रांस के शासन स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। वे राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते थे। अंततः वे प्रजा से सुख दुख हित सहित, है ना, सुख दुख हित सहित की कोई चिंता ना करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे। वे जनता पर नए नए कर लगाए रहते थे। नए नए जो कर थे, टैक्स थे, वो लगाए रहते थे और कर के रूप में वसूले गए धन को मनमाने ढंग से विचलिता, है ना, विलासिता, कैसे विलासिता के कार्यों पर व्यक्त करते थे। संपूर्ण देश के लिए एक समान कानून व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार फ्रांस की जनता शासकों की निरंकुशता के अत्याचारों त्रस्त थी। ठीक है ना। अब दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों, सामाजिक, है ना। सामाजिक कारण क्या थे? पादरी वर्ग, जो पादरी होते हैं चर्च में, ठीक है ना, पादरी वर्ग समाज, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से थे? एक कुलीन उसमें था, पादरी वर्ग में, है ना, और दूसरा कुलीन वर्ग में, और तीसरा था जनसाधारण वर्ग में। ठीक है ना, आइए पढ़ेंगे, ठीक है ना। वर्ग में दोस्तों, फ्रांस, है ना, फ्रांस का सामाजिक 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी, है ना, पुरोहित जो होते हैं, यानी पुरोहित कहते हैं, जैसे यहाँ पे पंडित जी कहते हैं, ऐसे वो पुरोहित कहते हैं ब्राह्मण को, ऐसे पादरी, है ना, ऊंचे या उच्च धार्मिकाधिकार, है ना, धर्माधिकार आते थे। उस समय कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था के रूप में कार्य करता था। इसे टाथेस, है ना, टाहित, क्या कहते हैं, टाहित नामक कर लगाने का अधिकार था, और यह किसानों से उनका आय, है ना, आय का 10% भाग वसूल करता था। इसका वसूल करता था। चर्च को और भी अनेक अधिकार प्राप्त थे, है ना, चर्च को और भी काफ़ी अधिकार प्राप्त थे। ठीक है ना, खाली इतना ही लिखना आप लोग। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति के जो महत्वपूर्ण जो थे परिणाम क्या थे? फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण निम्नलिखित कारण थे। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन, है ना, व्यवस्था है, एंसेंट रिगेंस रिजम, है ना, का अंत कर दिया। इस क्रांति की महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की सामान्यता व्यवस्था का अंत करना था। तीसरा है दोस्तों, फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 ईस्वी मानव जाति की स्वाधीनता के लिए, है ना, स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 4 है दोस्तों, इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांतिकारी का सूत्रपात हुआ। ठीक है ना। 5वां है दोस्तों इसका, फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष, कैसा दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य की
अवधारणा को जन्म दिया। नंबर 6 है दोस्तों, इस क्रांति ने लोकप्रिय प्रभुत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, है ना। आप इनमें से खाली 3-4 ही लिखिएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन है जो आपको सरल लगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा। दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियाँ आई थी, ये राष्ट्र उदय जो हुआ था यूरोप में, ठीक है ना। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई भाग तक राष्ट्रवाद का आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव समाप्त हो गया, जो सदी के प्रथम भाग में था। उस राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। 1871 ईस्वी के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। कौन सा था? बाल्कन क्षेत्र। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। कैसी थी? भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, है ना, बल्गेरिया, अल्बेनिया, है ना, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, है ना, हेंजगोविना, एलोर्विनिया, है ना, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, है ना, शामिल थे। मतलब काफ़ी देश शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव कहकर पुकारा जाता था। कौन सा? स्लाव कहकर पुकारा जाता था, ठीक है ना। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, ठीक है। आप ज़्यादा ना लिखें, थोड़ा बहुत ही लिखें और इसी में से बना के लिखना है ना आपका, ठीक है ना। दोस्तों साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 ईस्वी में यूरोप को महाविपदा, है ना, महाविपदा की ओर ले गया, है ना। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देश जिनका 19वीं सदी में यूरोपियन शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक समूह राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, ठीक है। यहीं तक था, है ना। नेक्स्ट पे वो पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेसन नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगला लेसन है दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। कौन सा है? भारत में राष्ट्रवाद, है ना। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रवाद पाठ नंबर 2 है ना, और पाठ नंबर 1 मैंने अभी ख़त्म करा दिया, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।